हेलो क्लास नाइन्थ एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। रिज़ल्ट भी आपको मिल चुका है। अंक आपको पता चल ही गए हैं। जिन जिन बच्चों ने अपना असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं किया है उन्हें भी अपने मार्क्स पता चल गए हैं। तो बच्चों, आपके असाइनमेंट बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इसी से आपको पता लगेगा अभी आपको कितने नंबर ऐड होके मिले हैं। पता लगा होगा आपने बहुत ज़्यादा ढिलाई बरती है असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में। तो आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि अब लोग आप रेगुलरली अपने असाइनमेंट्स समय से हमको जीमेल करेंगे। और नाइन्थ में बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम्स में नकल की है, ये साफ पता चल रहा है। आपने कहीं गूगल से सर्च करके तो पर्यायवाची के आंसर लिखे हैं। और एस्से में भी कई सारे बच्चों ने नेट से और बुक से कॉपी किया हुआ है। मुहावरे का जो सेंटेंस है सभी बच्चों की कॉपी में मोस्टली एक सा ही मिला है वाक्य प्रयोग। तो बच्चों, अब अच्छे से अपना काम कीजिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुनिए चैप्टर की और तब अपने आंसर दीजिए। जैसा कि बच्चों, साहित्य सागर में मैंने आपको 4 लेसन पढ़ाए थे। आपका जो 5वां लेसन है अपना अपना भाग्य, वो अभी काउंसिल द्वारा हटा दिया गया है। जो आपका रिड्यूस सिलेबस उसमें आपका अब नेक्स्ट चैप्टर है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी बच्चों, मैं आपको साहित्य सागर का ये वाला चैप्टर अब पढ़ाने जा रही हूँ। इसका वाचन मैं शुरू करवा रही हूँ। थोड़ा सा इसको मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बड़े घर की बेटी में 2 भाई हैं, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी। श्रीकंठ सिंह जो हैं बड़े भाई हैं और लाल बिहारी जो है छोटा है। और श्रीकंठ सिंह के पिता जो हैं बेनी माधव सिंह उनका नाम है। और श्रीकंठ सिंह की पत्नी है आनंदी। आनंदी इस पाठ की मुख्य नायिका है। तो मैं अब ये पाठ शुरू करती हूँ। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक का पृष्ठ नंबर 32 निकालिए। साहित्य सागर का चैप्टर का नाम है बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ये बेनी माधव सिंह जो थे बच्चों, वो गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। जमींदार आपको पता ही है। उसके पितामह जो हैं मतलब उनके दादाजी, किस समय बहुत उनके पास बहुत पैसा था, बहुत धन धान्य से वो संपन्न थे। गांव में पक्का तालाब उन्होंने बनवाया था, मंदिर बनवाया था। और अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि अब उनकी मरम्मत करना भी मुश्किल था। मतलब ये उसके दादाजी ने ही बनवाए थे बेनी माधव सिंह के। और अब बेनी माधव सिंह जो हैं वर्तमान में क्या है, अपनी आधी से अधिक संपत्ति जो है वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी जो वार्षिक जो सैलरी थी उनकी, वो 1000 से अधिक नहीं थी वर्तमान आय। ठीक है। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बड़ा बेटा था श्रीकंठ सिंह और दूसरा लाल बिहारी। श्रीकंठ सिंह जो था उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। बहुत मेहनत करके वो किसी तरह से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाया था, बीए कर पाया था। अब एक दफ्तर में नौकर था और इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब एक दफ्तर में उसको नौकरी मिल गई थी। एक नौकर था वो। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था लाल बिहारी, क्योंकि वो एक पहलवान था। तो वो 2 सेर दूध जो है उठकर पी जाता था सुबह सुबह। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। श्रीकंठ सिंह ने जो है बीए में इतनी मेहनत की थी कि उनकी दशा जो है बिल्कुल ही ऐसी हो गई थी स्थिति कि कमज़ोर थे बहुत। देखने में मुख भी ऐसा ही लटका हुआ था उनका। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। मतलब इतनी मेहनत जो उन्होंने की, उनका शरीर भी दुबला हो गया था और चेहरा भी कांतिहीन हो गया था। श्रीकंठ सिंह इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे। मतलब उनके पास बीए की डिग्री थी, उन्होंने बीए किया था, लेकिन इसके बावजूद वो जो है विदेशी जो उनकी सभ्यता है उसको वो इग्नोर करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। हमेशा वो उसका तिरस्कार करते थे, विदेशी चीज़ों को ना अपनाए। मतलब उनके मन में ये चीज़ थी। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। दशहरे में जो है वो रामलीला में पार्ट लेते थे, मतलब किसी न किसी कैरेक्टर को वो निभाते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। मतलब आज जो पुरानी हमारी जो संस्कृति है उनका गुणगान करना उनके कैरेक्टर में शामिल था, उनके चरित्र का मुख्य अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। मतलब ज्वाइंट फैमिली, सम्मिलित कुटुंब, एक साथ मिलकर रहना, परिवार का एक साथ मिलकर रहना, वो इसके एकमात्र उपासक थे।
आजकल स्त्रियों में जो लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है, कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। मतलब कुटुंब में जो फैमिली में एक साथ रहने की जो प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में, वो इसको क्या है, हानिकारक समझते थे। वो अपनी जाति के लिए भी, अपनी कास्ट के लिए भी और देश के लिए भी हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गाँव की लड़नाएँ उनकी निंदक थी। इसी कारण से जो गाँव की औरतें हैं वो उनसे चिढ़ती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी, उन्हें दुश्मन समझने लगी थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। उनकी पत्नी भी इस बात में उनको समर्थन नहीं दे रही थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी। यह इसलिए नहीं कि वो उनसे चिढ़ती थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी जो है अलग पकाई जाए। उसका आनंदी सिर्फ इस बात पे जोर देती थी कि अगर साथ में नहीं रहा जा रहा है तो प्यार प्रेम से अलग हो जाओ और अपना संबंध जो है, अपना मिलजुल कर रहने का जो संबंध है वो बनाए रखें, लेकिन प्यार प्रेम से अलग हो जाएं। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। जो श्रीकंठ सिंह की पत्नी थी आनंदी, वो एक उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। ताल्लुकेदार मतलब एक बड़े जमींदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के योग्य पदार्थ हैं। मतलब जो एक ताल्लुकेदार के पास होते ही होते हैं, यह सभी विद्यमान थे। नाम था उनका भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। उनका कोई पुत्र नहीं था। आनंदी उनकी चौथी लड़की थी। वह सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी छोटी बेटी आनंदी को बहुत प्यार करते थे उसके पिताजी। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। जो गुणवती भी हो, सुंदर भी हो, सुशील भी हो, तो उसके मम्मी पापा जो है उसे और भाई बहनों से अधिक प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े धन संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। अब उनके लिए धन संकट ये था कि पुत्री इतनी अच्छी है, सुशील है, संस्कारी है, तो उसका विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। ना तो उनको यह लगता था कि अपने से बड़े कुल में उसको दे दें और वहाँ ज़्यादा दान दहेज देना पड़े तो उन पे कर्जा भी चढ़े, और ना वो यह चाहते थे कि ऐसी जगह उसका ब्याह कर दें कि वो अपने को ज़िंदगी भर जो है भाग्यहीन समझती रहे। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। मतलब श्रीकंठ सिंह जो है उन पर कोई डोनेशन लेने आए किसी संस्था के द्वारा। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। भूप सिंह जो हैं, जो आनंदी के पिता थे, श्रीकंठ सिंह को देखकर उनका स्वभाव जो है उनको बड़ा पसंद आया कि सीधा सरल सा ये आदमी है, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। शादी हो गई दोनों की। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना था। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मतलब आनंदी को बचपन से जिस ऐशो आराम की आदत पड़ी हुई थी, यहाँ वह कुछ भी नहीं था। एक साधारण सा गृहस्थ मकान था। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। एक देहाती सा मकान था, जैसे गांव में मकान होते हैं। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया, उसने मानो विलास के समान कभी देखे ही न थे। मतलब उसको देख के लगता ही नहीं था कि यह इतने बड़े घर से आई है। उसने अपने आप को अपने ससुराल में इतनी अच्छी तरह ढाल लिया। एक दिन दोपहर के समय उसका देवर जो है लाल बिहारी सिंह, श्रीकंठ सिंह का छोटा भाई, 2 चिड़िया लिए हुए आया और अपनी भावस से बोला, अपनी भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। वो भोजन पकाकर बैठी थी और उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। उसमें जब हांडी में देखने लगी तो घी उसमें ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने। अब वो बड़े घर से आई थी, उसे तो बचत की आदत ही नहीं थी। उसने क्या करा, सारे घी में ही वो मांस डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। अब दाल में जब लाल बिहारी ने घी नहीं देखा तो बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। कि अपनी भाभी से बोला उसने कि दाल में आपने घी क्यों नहीं डाला। आनंदी ने कहा, घी तो था लेकिन वो मैंने सब मांस में डाल दिया क्योंकि आपने मांस पकाने के लिए कहा था। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया। मतलब अभी परसों तो घी आया था, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। कि आज तो जरा सा ही बचा था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, सूखी जो लकड़ी होती है जल्दी से आग पकड़ लेती है, गीली जल्दी से नहीं जलती, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। एक तो लाल बिहारी भूखा था। बाबच की ऐसी बात सुनकर उसे और गुस्सा आ गया।
भाभी के मुंह से जब उसने ऐसी बात सुनी तो वह और गुस्सा हो गया। लाल बिहारी को भावज की यह रिठाई बहुत बुरी मालूम हुई, मतलब उसे अपनी भाभी का यह आंसर जो उत्तर था ये बहुत बुरा लगा। तिनक कर बोला, महके में तो जैसे घी की नदी बहती हो, जैसे आपके मायके में तो घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, मतलब बात कही भी तो कितनी ऊँची, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई का हार खा जाते हैं। मेरे मायके में तो इतना घी जो है वो नाई का हार, मतलब छोटे कर्मचारी जो काम करते हैं वही खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया उसकी बात सुनकर, मतलब ईर्ष्या से जल उठा। थाली उठाकर उसने पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूँ। उसने ये कहा कि मेरा जी तो चाहता है कि मैं भावज की जो है भाभी की अपनी जीभ खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अपने पति के लिए बोला उसने कि अगर आप मुझसे इस तरह से बात करते अपने पति के सामने, श्रीकंठ सिंह के सामने, अपने भैया के सामने, तो मजा चखा देते इसका। अब अनपढ़ उज्जट लाल बिहारी से ना रहा गया। एक तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, अब उसने जब भाभी के मुँह से ऐसी बात सुनी तो उससे रहा नहीं गया। खड़ाऊँ उठाकर, खड़ाऊँ मतलब लकड़ी की बनी जो खुली खूंटीदार पादुका होती है, मतलब जो पंडित लोग पहनते हैं, वो उसने उठाई और आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। उसके पति को संबोधित करते हुए कहा कि जिसके गुमान पर तुम इतना फूल रही हो, ये जो जवाब मुझे दे रही हो कि उसे भी देख लूँगा और तुम्हें भी देख लूँगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊँ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में उसके काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई, वो सिर्फ अपमान का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह, क्योंकि उसके पति भी यहाँ पर नहीं थे, वो हर शनिवार को आया करते थे घर। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी जो है अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ सिंह की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए, जैसे आते थे हर समय शाम को आए, और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। अंदर नहीं आए, वो बाहर ही बैठ गए। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था, जो गांव के अच्छे लोग थे उनको उनकी बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था लोगों से। ये 2-3 घंटे आनंद ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा। जैसे लोग चले गए तो लाल बिहारी ने पहले ही अपनी बात रख दी श्रीकंठ सिंह के सामने। उन्होंने कहा कि भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। इतना कहा उन्होंने। तो बच्चों आज इतना ही रखेंगे, आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक आप इसको एक बार दोहराइए और नियमानुसार अपना गृह कार्य कीजिए और जीमेल पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।